नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो है महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि बार बार जो है एग्जामों में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पर आपको जो देखने का मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में कितनी बार पूछा गया है। तो आपको इससे जो है ये अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्ज़ाम के लिए कौन सा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और यहाँ से हाल ही में जो टीजीटी मेल का जो एग्ज़ाम हुआ है संस्कृत का, इसमें भी जो है यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको जो है वे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जो है ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो है नहीं देखी है तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप जो आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अभी तक की जितने भी वीडियो है इन सभी को आप देख सकते हैं। और एग्ज़ाम में जाने से पहले आप जितना भी हो सकता है इन सभी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इससे आपके जो एग्ज़ाम है उसमें हेल्प मिलेगी। क्योंकि हमारे द्वारा में क्वेश्चन कराए गए हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप ये जो हमारे द्वारा प्रैक्टिस सेट जो कराए जा रहे हैं, तो जिसमें आज हम 96 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है इसको करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो अगर 95 प्रैक्टिस सेट एक बार देख लिए, तो यहाँ पर जो संस्कृत में जो 100 क्वेश्चन आएंगे ये आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जितने भी टीजीटी मेल में क्वेश्चन आए हैं ये सभी इन्हीं प्रैक्टिस सेट के अंदर से ही पूछे गए हैं। तो एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले इनको जरूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि कृदंत की संज्ञा। तो ये जो कृदंत जो यहाँ पर दिया गया है इसकी संज्ञा कौन सी होती है? तो यहाँ जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन डी। कृदंत जो है इसकी होती है प्रातिपदिक संज्ञा। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर टीजीटी की परीक्षा हुई थी, इसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। अब ये जो प्रातिपदिक संज्ञा है एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस सूत्र के द्वारा ये होगी। तो एक सूत्र है अर्थवद अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो इसके द्वारा धातु प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त कोई भी शब्द जो अर्थयुक्त हो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और एक जो है यहाँ पर कृदंत, तदित और जो समस्त पद है इनकी भी संज्ञा होती है, यह भी एग्जाम में आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर पूछा गया कि कृदंत की कौन सी संज्ञा होगी, तो इसकी यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा होगी। सूत्र है कृत तदित समासश्च। तो ये कृदंत, तदित और जो समस्त पद है इनकी प्रातिपदिक संज्ञा ये करता है। तो ये भी आपने इसके साथ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संधि का। तो यहाँ पर संधि क्या होती है, संधि से तात्पर्य क्या है? तो संधि का अर्थ लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन सी से, परसन्निकर्षा संहिता संयोग संज्ञा स्यु। तो संधि का तात्पर्य पर है अर्थात सन्निकर्ष है। वर्णों की अत्यंत समीपता को जो है संहिता कहा जाता है। और वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं। जैसे वाग ईश है, तो वाक में जो क और ईश है, क जो है इसमें अ और ईश है इसमें ई। तो इनके बीच जो संधि होगी तो उसे जो है यहाँ पर ये संधि कार्य इसके द्वारा होंगे। और एक जो है एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये जो वागीसा जो आया है इसमें सूत्र कौन सा लगा है? झलाम जसवंत एक सूत्र है, ये इसमें लगता है। जो का जो आया है इसको तीसरा वर्ण ये कर देता है क ख ग। तो जैसा तब ये करता है तो वागीस है, इससे रूप बनता है।
नेक्स्ट है यहाँ पर अधोलिखितानां कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्तः। और KVS में TGT की परीक्षा थी, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था। तो कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्तः, किस में संहिता संज्ञा प्रयुक्त होती है। तो ये जो उपेंद्र जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें मानी गई है यहाँ पर संहिता संज्ञा। जैसे उपेंद्र दिया गया है, उप प्लस इंद्र, गुण संज्ञा इसमें हुई है। और इसकी पहचान यही है कि इसमें ऊपर जो है एक मात्रा दी गई होती है। अगर गुण संज्ञा होगी तो इसमें ऊपर एक मात्रा दी गई होगी। तो ये आपने याद रखना है। और जैसे उपेंद्र दिया गया है, इसकी जगह पर और अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे सुरेंद्र है, नरेंद्र है। तो ये सभी जो है यहाँ पर इनमें संहिता संज्ञा इनकी हुई है। नेक्स्ट है परसन्निकर्षः अस्ति। तो इसकी यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, वृद्धि, प्रातिपदिक, सर्वस्थान या संहिता संज्ञा। GIC की परीक्षा जो थी उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो परसन्निकर्ष होता है संहिता, तो इसकी संहिता संज्ञा होती है। और एग्जाम में जैसे परसन्निकर्ष संहिता जो सूत्र होता है, इसके व्याख्या भी आ जाती है कि कौन सी जो मैच करनी है, कि कौन सी व्याख्या किसके साथ मैच करती है। तो वर्णों की अत्यंत समीपता जो होती है उसे उसकी संहिता संज्ञा होती है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि वर्णनाम अतिशयिता सन्निधि क्या है, प्रातिपदिक, पद, प्ररूप या संहिता संज्ञा। तो वर्णों की अत्यंत समीपता जो होती है उसे संहिता संज्ञा कहा जाता है। अन्य उदाहरण भी आ सकते हैं, तो ये भी आपने याद रखने हैं। जैसे शुद्धि उपास्य, एग्जाम में इसका संधि विच्छेद भी कई बार आ जाता है। तो शुद्धि प्लस उपास्य है, शुद्धि उपास्य। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा का। तो ये जो यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा हुई है, तो ये यहाँ पर किसकी हुई है, मुख, नासिक्यो, वचनियो, द्वयो, स्वरितियो, द्वयो, अनुदातियो या तुलस्य प्रतनियो। तो ये हुई है, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी इसमें, तुलस्य प्रतनम स्वर्णम। तो स्वर्ण संज्ञा जो है यहाँ पर इसकी ये करेगा। और ये जो तुलस्य प्रतनम स्वर्णम जो दिया गया है, ये होता क्या है कि तालु, आदि स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस जिस वर्ण के समान हो वे परस्पर स्वर्ण संज्ञा वाले हों। और KVS की जो परीक्षा थी TGT की, उसमें जो है क्वेश्चन आया हुआ था। और जो क्वेश्चन एक बार किसी एग्जाम में आ जाता है उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है किसकी यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है। तो एक की प्रगृह्य संज्ञा इनमें से नहीं होगी। यह है ऑप्शन ए, ओकारांत द्विवचन। सूत्र कौन सा करता है ये संज्ञा, तो इदुद्वय द्विवचनम प्रगृह्यम, ये जो यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा करता है। दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और दीर्घ ए जिसा ही कहा जाता है, यह जो है इनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। नेक्स्ट है इदुद्वय द्विवचनम भवति। तो इसकी क्या होती है, इदुद्वय द्विवचनम प्रगृह्य संज्ञम। तो इनकी होगी यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा। नेक्स्ट है घी संज्ञा, या घी व्याकरण का एक शब्द है, या घी जो यहाँ पर दिया गया है इसकी संज्ञा कौन सी होती है, या इसमें करने वाला जो सूत्र है, कई बार ये भी एग्जाम में आ जाता है, सूत्र ही पूछ लिया जाता है कि इसके द्वारा कौन सी संज्ञा होती है या किसकी होती है। तो घी व्याकरण का जो एक शब्द है इसकी होगी घी संज्ञा। तो ये संज्ञा जो है करता है। और करने वाला सूत्र कौन सा है, एक सूत्र है द्वंद्व घी। तो द्वंद्व समास में ये घी संज्ञा करेगा, हरि हरऊ, हरि च, हर च।
और जो द्वंद्व समास है इसकी पहचान क्या होती है कि च और के द्वारा उसे जोड़ जाता है, दोनों पद उसमें प्रधान होते हैं। जैसे हरिहरौ, हरिच, हरच। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं है। तो ये जो ओ जो यहाँ पर दिया गया है इसकी वृद्धि संज्ञा इनमें से नहीं होती है, जबकि जो वृद्धि आदेश एक सूत्र है इसके द्वारा आ, आई और ओ, आ, आई और औ, आ, औ और आई, तो इनकी वृद्धि संज्ञा होती है वृद्धि आदेश के द्वारा। और जो यहाँ पर ओ जो आया है इसकी होती है गुण संज्ञा। सूत्र कौन सा करेगा, अध्ययन गुण है, तो ये अ, हर्षव ए और ओ इनकी गुण संज्ञा करेगा। और एग्जाम में कई बार जो उपधा करने वाला भी सूत्र पूछ लिया जाता है, तो अलो अंत्यात पूर्व उपधा इस सूत्र के द्वारा उपधा संज्ञा होती है। नेक्स्ट है संयोग संज्ञा भविष्यति। यहाँ पर संयोग संज्ञा होगी तो ये किन की होती है, संयोग संज्ञा होती है दो व्यंजनों के मध्य में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा, दो व्यंजनों के मध्य में संयोग संज्ञा होती है। सूत्र कौन सा है, हलो अनंतरा संयोग है, तो यह सूत्र यहाँ पर लगेगा। और होता क्या है कि अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा हो। जैसे यहाँ पर ये आया है, इसके अलावा कुछ अन्य सूत्र भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे शुभ तिगंतम पदम, शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। परसन्निकर्ष संहिता, इससे संहिता संज्ञा होती है। वर्णों के अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा। और हलो अनंतरा संयोग है, तो इससे संयोग संज्ञा होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की कौन सी संज्ञा होगी। तो यहाँ पर स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की संज्ञा, तो इनकी संज्ञा होगी ऑप्शन डी यहाँ पर संयोग संज्ञा। हलो अनंतर संयोग जो सूत्र है ये करेगा। स्वर रहित व्यंजनों की अत्यंत समीपता की संयोग संज्ञा होती है। नेक्स्ट है कत और कत्वतु किस नाम से जाने जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग जो प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है। कत और कत्वतु की कौन सी संज्ञा होती है, तो इसकी होती है निष्ठा संज्ञा, ऑप्शन बी। कत कत्वतु निष्ठा सूत्र है उससे होती है। और इनके योग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण किया जाता है। जहाँ पर ये कत कत्वतु एक जो हाल ही में जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था मेल का, उसमें इसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे यहाँ पर कत कत्वतु पूछा गया है, तो एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा गया था कि कत कत्वतु का प्रयोग किस काल में होता है। तो ये जो कत कत्वतु है इसका प्रयोग होता है भूतकाल में। और क्या बनता है कत कत्वतु लगने से, जैसे गम धातु कत प्रत्यय गत है, और ऐसे ही कत्वतु गतवान, तो भूतकाल में इसका प्रयोग होता है। और एक जो क्वेश्चन पूछा गया था सत्री सानच का टीजीटी मेल में, कि सत्री और सानच को क्या कहा जाता है या किस में इनका प्रयोग होता है वर्तमान काल में, और क्या कहा जाता है ये पूछा गया था। तो सत्री और सानच इनको सत कहा जाता है, तो ये एक सत जो इसको कहा जाता है। दोबारा भी एग्जाम में आ सकता है, तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है निष्ठा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है। तो निष्ठा संज्ञा इनमें से किन की होगी, तो कत और कत्वतु की निष्ठा संज्ञा होती है, कत कत्वतु निष्ठा के द्वारा। नेक्स्ट है इत संज्ञा विधायक सूत्रम।
इत संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? अदर्शनम लोप है, आदिर अंत्यन संहिता, हलंत्यम या तस्य लोप है। तो इत संज्ञा करने वाला सूत्र ये है यहाँ पर ऑप्शन सी। ये जो हलंत्यम जो यहाँ पर दिया गया है, उपदेशांत्यम हलित स्यात्, तो ये जो यहाँ पर इत संज्ञा करेगा। उपदेश अवस्था में अंत में होने वाले व्यंजन इत होते हैं, अर्थात उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल हो उसकी इत संज्ञा होती है। और जैसे यहाँ पर अन्य जो आया है इसके बारे में भी एग्जाम में आ जाता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है अदर्शनम लोप है, तो प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, प्राप्त करना सुना जाना लोप संज्ञा वाला होता है, अर्थात शास्त्र द्वारा जिसका स्वर्ण प्राप्त है उसके स्वर्ण न होने को लोप कहा जाता है। और तस्य लोप है, तो तस्य तो लोप है स्यात्, उस इत संज्ञा का लोप हो, अर्थात हलंत्यम, उपदेशे अज, अनुनासिक इत इत्यादि सूत्रों से जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप ये करता है। तो ये जो आपने याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से ज़रूर पूछा जाता है। अन्य भी हैं तो हम उनके बारे में आगे देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने होते हैं? तो इत संज्ञा करने वाले सूत्र कितने होते हैं? इस तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। पीएचडी की पूर्व परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? तो ये माने गए हैं 7 यहाँ पर, ऑप्शन सी। तो एग्ज़ाम में ये जैसे यहाँ पर 7 पूछे गए हैं, कई बार इनके बारे में पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन से होते हैं। तो हलंत्यम, उपदेश के अंत में आने वाले हल, हलंत्यम सूत्र है। उसके बाद उपदेशे अज, अनुनासिक इत, और आदिर्जी टू अव, चुटुह सह जो मूर्धन्य सह होता है, और लखस तदिते और तस्य लोप है। तो ये जो यहाँ पर 7 माने गए हैं इसमें। नेक्स्ट जगह ए और आई की स्वर्ण संज्ञा पाणिनि को अभीष्ट है या नहीं, यही जो क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर माना गया था, इसमें नहीं। ए और आई की स्वर्ण संज्ञा पाणिनि को अभीष्ट नहीं है। री और री वर्ण की परस्पर स्वर्ण संज्ञा होती है, और इन दोनों का स्थान भिन्न होने पर भी स्वर्ण संज्ञा होती है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा में निम्नलिखित में से एक दीर्घ नहीं होता है। तो यहाँ पर एक दीर्घ नहीं होता है, तो ये कौन सा है? ये माना गया था यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें लिरिकार। केवल हर्ष और प्लुत होते हैं, इसलिए जो लिरि है इसके 12 भेद माने गए हैं। अ, ई, उ और री, इनमें से प्रत्येक स्वर के हर्षो, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा अनुनासिक एवं अनासिक होने से 18 भेद होते हैं। ए, ओ, आई, औ के हर्ष प्रभेद न होने से कुल 12 भेद होते हैं। नेक्स्ट रहेगा उसम वर्ण। तो उसम वर्ण होते हैं, तो कौन से होते हैं? ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर। सलह जो दिया गया है ये यहाँ पर उसम वर्ण में माना गया है। जैसे स, 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 ह, जिनको हम बोलते हुए हमारे मुख से जो वायु है वो गर्म निकलती हुई प्रतीत होती है, तो उन्हें उसम वर्ण कहा जाता है। तो तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और ह, ये उस वर्ण माने गए हैं। और काद्यों में अवसाना जो है उसे माना गया है स्पर्श वर्ण।
और जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो होते हैं य र ल व। नेक्स्ट है शुभ तिङंतौ कथ्यते। शुभ और तिङ की क्या होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ हमारा जो सी आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी, शुभ और तिङ। शुभ और तिङ की होती है पद संज्ञा। और ये जो शुभंत और तिङंत जो दिया गया है ये होते क्या हैं? शुभंत का मतलब है सु औ जस अम ओट सस, जो आपने सूत्र सुने होंगे, जिनका प्रयोग शब्द रूप में होता है रामय रामौ रामः। और तिङंत होते हैं तिप्ता जी, जिनका प्रयोग धातुओं में किया जाता है, जैसे पढ़ती पढ़ता पठंती। तो ये हैं तिङंत। तो शुभंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है शुभ तिङंतम पदम सूत्र के द्वारा। और हलो अनंतर संयोग है सूत्र के द्वारा संयोग संज्ञा। परः सन्निकर्ष संहिता सूत्र के द्वारा संहिता संज्ञा होती है। नेक्स्ट है शुभ तिङंतम भवति। शुभ और तिङ की क्या होती है? संज्ञा प्रकरण से ये लिए गए हैं। एग्जाम में एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जैसे शुभ तिङंतम दिया गया है कि ये किस प्रकरण के अंतर्गत आता है? संज्ञा प्रकरण है, हाल संधि का है या असंधि का है? तो इस तरीके से भी जब पूछ लिया गया था। तो ये सभी संज्ञा प्रकरण के हैं। तो शुभ तिङंतम भवति, शुभ और तिङ की क्या होती है? पद संज्ञा। शुभ तिङंतम पदम। अगला क्वेश्चन रहेगा पदम का। तो पदम अस्ति, पदम होते हैं। तो शुभ और तिङ। नेक्स्ट है आदिर अंतेन संहिता इति सूत्रम संज्ञा विधायकम अस्ति। तो इसके द्वारा यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? आदिर अंतेन संहिता, अत्यंत इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण और बीच के वर्णों की और अपनी भी संज्ञा का बोधक ये होता है। जैसे अण, यह, अ, ई, उ इन वर्णों की संज्ञा का बोधक है। इसी प्रकार अच, अल, हल आदि संज्ञाएं भी होती हैं। तो आदिर अंतेन संहिता ये क्या करेगा? तो यह रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर प्रत्याहार जाए करेगा, ऑप्शन बी। अण जो होते हैं अणादि ये प्रत्याहार संज्ञाएं होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अमी ईसा। अमी ईसा एग्जाम में भी संधि विच्छेद भी आ जाता है, अमी प्लस ईसा। तो इति प्रयोगे सूत्रम प्रवर्तते। तो इसमें सूत्र कौन सा आया है? तो अत्सोमात एक सूत्र है, ये इसमें लगा है अमी ईसा में। मकरांत अदस शब्द अम से परे दीर्घ ई की प्रकृति संज्ञा होने से प्रकृति भाव हो जाता है, तब जाए स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है। तो अदस शब्द जो है उसके प्रथमा विभक्ति के बहुवचन से लिया गया है अमी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर महेश्वर सूत्रों से। तो ये जो महेश्वर सूत्र जो है भगवान शिव के जो डमरू से निकले थे महेश्वर सूत्र, तो ये इसमें पूछा गया कि उसमें जो चौथा सूत्र जो है ये कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, आई औच। 14 एग्जाम में भी आ सकता है कि कितने निकले थे। तो शिव के डमरू से 14 जो है सूत्र निकले थे, आई उण, ऋलिक, एवं, एवच, हैवरट, लण, यमगणम, झब्या, गर्दस, जबगर्दस, खप, चढ़तो, कपया, सस्सर और हल। तो इस तरीके से जो है 14 माने गए हैं। और जो चौथे नंबर का है आई औच यहाँ पर माना गया है। और हैवरट 5वें नंबर का है, हल जो 14 जो नंबर है उसका है। और खप चढ़तो ये रहेगा 11वें नंबर का।
नेक्स्ट आएगा महेश्वर सूत्र में ह व्यंजन कितनी बार आया है। ह का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार जो एग्जाम में पूछा जाता है। या कौन सा वर्ण है जिसका 2 बार या 3 बार प्रयोग हुआ है, इस तरीके से भी आ सकता है। तो ह व्यंजन कितनी बार आया है, तो 2 बार इसका प्रयोग हुआ है। पहली बार तो जो है इसमें जो हैवरट जो दिया गया है इसमें प्रयोग होता है, और जो दूसरा प्रयोग जो 14वां जो सूत्र है हल, इसमें आया है। तो ह का प्रयोग 2 बार हुआ है। नेक्स्ट है महेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य वार्धद्वयम् पाठ हो जाता है। तो ये माना गया है ऑप्शन बी। क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ पर संस्कृत में पूछ लिया गया है कि कौन सा जो वर्ण है जिसका 2 बार प्रयोग हुआ है। तो ह वर्ण का एग्जाम में संस्कृत में भी आ सकता है क्वेश्चन और हिंदी में भी। नेक्स्ट है महेश्वर सूत्र में ह व्यंजन कितनी बार आया है। तो ह जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर 2 बार। नेक्स्ट है यहाँ पर यण प्रत्याहार। तो यण प्रत्याहार में कौन कौन से इसमें आते हैं, या से लेकर अणा तक। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर य र ल व, 4 जो वर्ण है इसमें माने गए हैं। यण प्रत्याहार में होते हैं 4 वर्ण, या जिन्हें अंतस्थ या भी कहा जाता है अंतस्थ वर्ण, य र ल व। नेक्स्ट रहेगा चर प्रत्याहार। तो ऐसे ही आपने जो यहाँ पर महेश्वर सूत्र जो है 14, इनको याद कर लेना है, क्योंकि अगर आप इनके जो 14 सूत्र है याद होंगे तो आपसे किसी भी प्रत्याहार के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आपसे जो उसे आसानी से देख लेंगे। तो उसमें जो बाद का जो हलंत वाला वर्ण होता है वो नहीं गिना जाता है, तो उससे पहले पहले गिने जाते हैं। तो यहाँ पर चर प्रत्याहार में पूछा गया है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर चटर कप्य सस। तो ये जो यहाँ पर इसमें आते हैं। नेक्स्ट है अधोलिखित में कौन सा वर्ण जस प्रत्याहार में आता है। तो झ और स इनके बीच के, तो इसमें आते हैं ऑप्शन डी यहाँ पर ध, जब है गर्दस। तो ध जो है इनके बीच में ये आएगा, और 28वां स्थान इसका माना गया है। और वर्ण जो है इसमें जस में 5 आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अच प्रत्याहार। तो ये जो अच प्रत्याहार जो आए हैं अ से लेकर चा के बीच में, तो इसमें आए हैं ऑप्शन डी 9 वर्ण, ऐ अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। जो हलंत वाला जो होता है तो वो नहीं गिना जाता है, बाद वाला उससे पहले पहले गिन जाते हैं, तो उससे बीच के देख लेने हैं। और तीसरे नंबर का इसे माना गया है अच को। नेक्स्ट है तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं। तो इसमें माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए 18, तिप्तसजी सिप्तस्थ मिपवस्मस, और उसके बाद तैतामझ था साथामदोम इड वहिंग वहिंग। तो इसमें 18 कैसे हुए हैं, प्रश्न पद और आत्मनेपद, इन दोनों को मिलाकर। नेक्स्ट है यहाँ पर सुप्रत्याहार। तो सुप्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं। तो इसमें माने गए हैं ऑप्शन बी यहाँ पर 21, सु ओजस अम ओटसस टाभ्याम भ्यस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गसोसाम गिसोसुप। तो इस तरीके से जो ये होते हैं, और इनकी संख्या मानी गई है 21। सु औजस जो प्रथमा में प्रयोग किया जाता है, अम औ सस ये द्वितीय में होता है, टाभ्याम भीस तृतीय विभक्ति में, गे भ्याम भ्यास चतुर्थी में, गसी भ्याम भ्यास
पंचमी में गस ओस आम, षष्ठी विभक्ति में गी और सुप, सप्तमी में। तो इस तरीके से ये जो प्रत्याहार है सुप प्रत्याहार 21 है और जो तिंग थे ये 18 थे। एग्ज़ाम में जो है इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आने की संभावना रहेगी, तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन बी 34, ह से लेकर और बाद वाला जो ला जो है वहाँ तक, हैव रट लर्न, तो इसमें जो आपने देख लेने हैं। ला जो है ये हल वाला जो ला है सबसे बाद का वहाँ से है, हैवरट से जा शुरू होंगे और बाद वाला जो 14 नंबर का हल ला वहाँ तक 34 ये होते हैं। हल अंतिम जो सूत्र है वो इसमें लगता है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर कस्मिन प्रत्याहारे सर्वे व्यंजनवर्णा समाविष्टा भवन्ति, व्यंजनवर्ण इनमें से किस में होते हैं? तो ये जो हल प्रत्याहार जो आया है इसमें व्यंजनवर्ण ये बताए गए हैं। नेक्स्ट आएगा र प्रत्याहारे वर्णो स्तः है, ये जो स्तः जो आया है तो अस्ति स्तः संति, अस धातु का है प्रथम और द्विवचन का। तो कई बार एग्जाम में जो धातु और शब्द रूप है ये भी आएंगे, तो आपने इनको भी जरूर देख लेना है। तो र प्रत्याहारे वर्णो स्तः है इसमें होते हैं, इसमें रहेगा ऑप्शन बी र और ला वर्ण। हैवरट जो होता है उसके बीच के रहेंगे, है व र ट। नेक्स्ट है वर्णमाला में वर्ण, तो वर्णमाला में वर्ण कितने माने गए हैं? तो 46 इसमें वर्ण माने जब वर्ण माने गए हैं। स्वर जहाँ 13 माने गए हैं और व्यंजन 33, ये तो आपको जो आसानी से याद होगा। वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या तो ये 33 मानी गई है। एक जो एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि जैसे ये दे दिया गया है काद्योम अवसाना, तो इसका जो आप इसी में उलझ जाते हैं कि ये किसके अंतर्गत आता है या कौन से वर्णों में आता है। तो ये जो काद्योम अवसाना जो दिया गया है इसका मतलब होता है स्पर्श वर्ण, का से लेकर मा तक जो माने गए हैं 25। नेक्स्ट रहेगा अनुनासिक वर्णों की संख्या, तो अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? ये जो उच्चारण स्थान है अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो जो उच्चारण स्थान है उसके अंदर से ये पूछे गए हैं आप। और ये जो उच्चारण स्थान है इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बनाई गई है जिसमें उच्चारण स्थानों को कराया गया है। और अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उच्चारण स्थान जो है ये महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में इनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो एक बार जो हम इनको देख लेते हैं और इनके ऊपर जो क्वेश्चन वगैरह है वो आपको सब जो उसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं। जैसे अकुह विसर्ज नाम कंठ, इच ऐसा नाम तालु, रिट उर्सा नाम मूर्धा, लरित उर्सा नाम दंतः, उपपद्यमान नाम औष्ठव, यम गणना नाम नासिका, ए दैतौ कंठतालु, ओ दैतौ कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम और जिह्व मूलस्य जिह्वा मूलम और नासिका अनुस्वारस्य। तो ये उच्चारण स्थान है, इनके अंदर जो वर्ण हैं जैसे अ और क्वर्ग, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। यहाँ पर जो अनुनासिक वर्ण है ये पूछा गया है। तो यमगणम जो सूत्र है वो अनुनासिक संज्ञा यहाँ पर जो करेगा और 5 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं, य अंग अण म। तो इस तरीके से 5 होते हैं, मुख और नासिका से इनका उच्चारण होता है। तो ये आपने याद रखना है, यमगणम। नेक्स्ट है व्यंजन वर्ण की सही मात्रा।
तो यह है ऑप्शन डी यहाँ पर, अर्ध मात्रा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संस्कृत व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या। तो ये मानी गई है 5। अगला क्वेश्चन रहेगा कुल स्वर संख्या। तो ये मानी गई है ऑप्शन सी यहाँ पर 13। संधि अक्षर कितने होते हैं? तो ये माने गए ऑप्शन सी, ए आई औ। इनको संधि अक्षर कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, तो आपने ये याद रखना है, ए आई औ ओ औ। और जो समान अक्षर हैं ये 8 होते हैं, संधि अक्षर 4 होते हैं। 8 अक्षर जो समान अक्षर है ये आ जाते हैं, तो आपने इनको याद रखना है। 8 होते हैं अ, ई, उ, री और री। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु वर्णेषु ईषद सपृष्ठ वर्णः चेतव्य। तो ये जो ईषद सपृष्ठ जो वर्ण है ये आपने बताने हैं। तो यहाँ जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। ईषद सपृष्ठ जो वर्ण है ये यार अलावा जो होते हैं इन्हें ईषद सपृष्ठ वर्ण माना गया है, या जो अंतस्थ वर्ण जो होते हैं इन्हें ईषद सपृष्ठ कहा जाता है। और जो स ह होते हैं इन्हें ईषद विवृत कहा जाता है, या जो ऊष्म वर्ण है ये इन्हें कहा जाता है। सपृष्ठ जो वर्ण है इन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है, का से लेकर मा तक। ईषद सपृष्ठ में यार अलावा, विवृत के अंदर जो स्वर हैं, और ईषद विवृत के अंदर ऊष्म वर्ण स ह। और जो संवरित है इसमें जो हर्षव आ जो होता है ये वाला ऐस की तरह का, तो ये जो है संवरित के अंतर्गत आता है। और एक जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो अंतस्थ वर्ण या बाह्य वर्ण, ये भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंतस्थ वर्ण ये कितने होते हैं, या जो बाह्य है ये कितने होते हैं। तो बाह्य जो यतन है ये 11 माने गए हैं। विवार, समार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अंदात और स्वरित। और जो अंतस्थ है ये 5 माने गए हैं। नेक्स्ट है ग वर्ण। ग का उच्चारण स्थान, तो ये कौन सा होता है? ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, अ और कवरक का खा गा, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ रहेगा। नेक्स्ट है लरी वर्ण। लरी का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये दंत रहेगा, लरी तुलसा नाम दंता। नेक्स्ट रहेगा य वर्ण। यह जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ई, च और या, तो इच ऐसा नाम तालु जो सूत्र है ये यहाँ पर लगेगा। ई और जो चवर्ग है च छ ज झ और य और सा, तो इनका जो उच्चारण स्थान है ये तालु माना गया है, इच ऐसा नाम तालु। नेक्स्ट है ख कौन सी ध्वनि है? तो ये रहेगी ऑप्शन डी यहाँ पर। अ और जो कवर्ग है इनके ये कंठ से बोले जाते हैं, तो अको है विसर्जन नाम कंठ है, कंठ इनकी ज़्यादा ध्वनि है, कंठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत वर्णमाला है उच्चारण स्थानानि वर्तन्ते। संस्कृत वर्णमाला के उच्चारण स्थान हैं, तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर 11। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और नासिका मात्र, 11 ये माने गए हैं।
नेक्स्ट है विसर्गस्य उच्चारण स्थानम, विसर्गों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो को है विसर्जनम कंठ है। और एक जो है टीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था विसर्गों को सा करने वाला सूत्र, तो ये जो विसर्जन है स जो है ये विसर्गों को स्कार करता है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प और फ को क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो है उपपद्यमाने कहा जाता है। नेक्स्ट है क और ख, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें जिह्वा मूल्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पाणिनि के अनुसार बाह्य प्रयत्नों की संख्या, तो इनके अनुसार संख्या होती है ऑप्शन सी यहाँ पर 11। तो ये तो है यहाँ पर बाह्य प्रयत्न, और जो आभ्यंतर प्रयत्न है ये होते हैं 5, बाह्य 11 हैं और अभ्यंतर 5 हैं। सपृष्ठ ईसद सपृष्ठ ईसद विवृत विवृत और समृत। और जो ये 11 हैं विवार स्वर श्वास नाद घोष अघोष अलप्राण महाप्राण उदात अनुदात और सवरित, तो ये 11 होते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ये जो 11 वर्ण जो यहाँ पर दिए गए हैं 11 बाह्य प्रयत्न, तो जैसे विवार श्वास और अघोष पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन कौन से आते हैं, या अघोष पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो क ख पहला और दूसरा जो वर्ण है और उसम वर्ण स स स ये आते हैं विवार श्वास और अघोष के अंतर्गत। और जो दूसरा है स्वर नाद और घोष, तो इसमें आता है तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण य र ल व। और जो एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलप प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वहाँ पर वर्ण दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा प्रयत्न लगा है। तो अलप प्राण का अंतर्गत जो है पहला तीसरा और पांचवा वर्ण आता है क ग अंगा और य र ल व, ये आते हैं अलप प्राण। अलप प्राण को क्या होता है जिनके बोलने में हमें कम समय लगता है। दूसरा है महाप्राण, इसके अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण आता है, और उसम वर्ण जिसको बोलने में अलप प्राण से दुगुना समय लगता है, तो वो होते हैं महाप्राण। उदात अनुदात और सवरी जो होते हैं उसमें जो स्वर जो होते हैं ये आते हैं। नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित, जिसमें हमने जो उच्चारण स्थान किए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।